मैंने लिए ही नहीं एक्सटेंशन उनसे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर मैं हैरान हूँ कि कौन एंटर हुआ रूम में। स्टूडेंट्स आज जी ओके स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह क्रिटिकल केयर नर्सिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू क्रिटिकल केयर में हमने क्या पढ़ना है। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो है डिफाइन क्रिटिकल केयर नर्सिंग, लिस्ट 7 C's ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। इसके अलावा डिफाइन क्रिटिकल केयर नर्स, डिफाइन क्रिटिकल केयर यूनिट एंड लेवल ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट्स। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिटिकल केयर क्या है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है, क्रिटिकल केयर नर्स कौन होता है, और क्रिटिकल केयर के लिए जो स्पेशल यूनिट्स बनाए जाते हैं वो किस किस लेवल की यूनिट्स है, उसके कितने लेवल्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो 7 C's है क्रिटिकल केयर नर्सिंग के, आज हम ये पढ़ेंगे। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो सबसे पहले क्रिटिकल केयर नर्सिंग है क्या? ठीक है, तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है? क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्पेशलाइज्ड केयर टू क्रिटिकली इल पेशेंट्स। सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन को देखो, क्रिटिकल केयर नर्सिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्पेशलाइज्ड केयर। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है ये कोई आम कोई कॉमन केयर नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड केयर है। ठीक है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है ये स्पेशलाइज्ड केयर है, और ये स्पेशलाइज्ड केयर किसको दी जाती है? टू क्रिटिकली इल पेशेंट। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है ये स्पेशलाइज्ड केयर डिलीवरी है, और ये केयर को किसको डिलीवर किया जाता है? क्रिटिकली इल पेशेंट्स को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, दैट इज, अब वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स कौन है? वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स कौन है? वंस हु हैव लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस और इंजरीज। वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स वो लोग हैं जिनको लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस या इंजरीज हो। अब ये लाइफ थैंक यू अब ये लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज या इलनेस कौन सी है? ये लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस या इंजरी सच पेशेंट में भी अनस्टेबल, ये पेशेंट जो है ये अनस्टेबल होंगे, हैव कॉम्प्लेक्स नीड्स, इनकी नीड्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होंगे, एंड रिक्वायर इंटेंसिव एंड विजिलेंट केयर नर्सिंग। और इनको किस चीज की जरूरत है? इंटेंसिव और विजिलेंट नर्सिंग केयर की जरूरत है। आपने 24/7 इनको अपनी निगरानी में रखना है, 24/7 इनको ऑब्जर्व करना है, 24/7 इनके पास रहना है। ठीक है, और सिर्फ विजिलेंट नहीं, ये इंटेंसिव भी है। आपने इंटेंसिव मेयर्स करने हैं। स्टूडेंट सारे अब आ रहे हैं?
वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आओ स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो आप लोग? सारे लेट हो गए हैं आज। ठीक है, चलिए। इसकी समझ आ गई? फर्स्ट स्लाइड की समझ आ गई आप लोगों को? या तो कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अभी आए हैं, जिन्होंने अभी रूम जो अभी रूम एंटर हुए और अभी ज्वाइन किया है जिन्होंने, उनके लिए मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा सुन लें। क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है? सो क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है ये डिलीवरी ऑफ स्पेशलाइज्ड केयर है। सबसे पहली बात ये है कि ये स्पेशल केयर है, और ये स्पेशल केयर हम किसको देते हैं? ये स्पेशल केयर हमने देना है क्रिटिकली इल पेशेंट्स को। जो आम पेशेंट्स पड़े होते हैं उनको स्पेशल केयर नहीं देना, ये स्पेशलाइज्ड केयर हमने क्रिटिकली इल पेशेंट्स को देना है। ये क्रिटिकली इल पेशेंट्स कौन होते हैं? वो पेशेंट्स, वो लोग जो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के साथ आते हैं। ठीक है, और ऐसे पेशेंट जो ये अनस्टेबल होते हैं, इनकी नीड्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और उन कॉम्प्लेक्स नीड्स और अनस्टेबिलिटी की वजह से उनको इंटेंसिव और विजिलेंट नर्सिंग केयर की जरूरत होती है। अब विजिलेंट नर्सिंग केयर क्या है? विजिलेंट नर्सिंग केयर ये कि 24/7 आपने उन्हें ऑब्जर्व करना है, आपने उन्हें देखना है, आपने उनके पास रहना है। एंड इंटेंसिव क्यों कहते हैं? इंटेंसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपको इंटेंसिव मेयर लेने पड़ते हैं। आपने आपने डिफरेंट मेडिकेशंस लगानी है, आपने डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज करने हैं, आपने डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स वगैरह पास करनी है। ठीक है, इस वजह से इसे इंटेंसिव केयर बोलते हैं। और विजिलेंट नर्सिंग केयर के लिए अगर आप लोगों ने नोट किया हो, अगर हॉस्पिटल में आप लोग गए हो, ठीक है, अब फाइनल ईयर हो आप लोग, अब तो हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा कि जनरल वार्ड में जो है वो ऑलमोस्ट जनरल वार्ड में वैसे नॉर्मली 30-40 पेशेंट्स होते हैं, और उनको देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो स्टाफ वार्ड के अंदर मॉर्निंग में मौजूद है, मॉर्निंग में थोड़ा ज्यादा होता है, चलो मॉर्निंग में 7-8 बंदे होते हैं, उसके बाद 4-5 4-5 4-5। लेकिन क्रिटिकल केयर एरिया में किसी भी आईसीयू में आप गए हो, चाहे वो सर्जिकल आईसीयू है, चाहे वो मेडिकल आईसीयू है, वहां पे आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा स्टाफ होगा। अगर आपके पास पेशेंट 4 है तो आपके पास स्टाफ हमेशा 5 4 तो मस्ट होता है, 4 से एक एक्स्ट्रा 5वां स्टाफ भी होता है। बैकअप के लिए भी वहां पे स्टाफ रखते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पे पेशेंट्स जितने भी आते हैं वो सारे पेशेंट जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस के साथ, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के साथ आते हैं, और उनको इंटेंसिव और विजिलेंट नर्सिंग केयर की जरूरत होती है। तो उस विजिलेंट और इंटेंसिव केयर को बिना डिस्टर्ब किए बगैर, ताकि ये चीजें जो है ये डिस्टर्ब ना हो, ये केयर हमारा डिस्टर्ब ना हो, पेशेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसीलिए हम बैकअप पे अपने पास जो है वो स्टाफ रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट देखो आप। अब हमने ये तो पढ़ा फर्स्ट स्लाइड में कि जितने भी क्रिटिकली इल पेशेंट्स आते हैं उनकी इलनेस और इंजरीज जो है वो इंटेंसिव इंजरीज के साथ आती है, या क्रिटिकल इलनेस के साथ आती है, या क्रिटिकल इंजरीज के साथ आती है। अब ये क्रिटिकली इल या क्रिटिकली इंजर्ड लोग जो है ये कौन है? कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम क्रिटिकल लिस्ट में डालेंगे, या इंजर्ड क्रिटिकली, या उसको हम कहेंगे कि जो ज्यादा इंजर्ड है, ठीक है, जिनको उसी टाइम ऑन द स्पॉट केयर की जरूरत है, जिनको इमरजेंट केयर की जरूरत है। जो इमरजेंट इंजर्ड होते हैं ना, इमरजेंट इंजर्ड लोग इस लिस्ट में आएंगे। और वो इमरजेंट इंजर्ड लोग जो है वो कौन होंगे? या तो गन शॉट के साथ कोई आया है,
किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऑटोमेटिक कॉलिजन है, फॉल है, ठीक है, उसे कोई ट्रॉमा हो गया, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई। उसके अलावा कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर के साथ आया है, हार्ट फेलियर है, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, एसीएस। फिर एसीएस के अंदर चाहे वो अनस्टेबल एंजाइना हो, चाहे वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मुझे ये बताएं कि स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना वर्ड यहां पे क्यों यूज हुआ? सिर्फ एंजाइना भी यूज हो सकता था, क्यों? एनीवन? यहां पे वर्ड यूज हुआ है अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है, सिर्फ एंजाइना क्यों यूज नहीं हुआ? किसी को कोई आइडिया नहीं है? एंजाइना के टाइप्स हैं, ओके, सेरेनिसा के एंजाइना के टाइप्स हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एंजाइना वो क्यों यूज नहीं हुआ, स्पेसिफिकली अनस्टेबल एंजाइना क्यों? वेरी गुड हमजा, हमजा आप लेक्चर ले रहे हो, चले, क्योंकि वो रेस्ट से ठीक हो जाता है। हमजा बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल, जो स्टेबल एंजाइना होता है ना, वो थोड़ा सा आप पेशेंट को रेस्ट करा लो, पेशेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और पेशेंट जो है वो उठ के चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमजा बिल्कुल ठीक कह रहा है कि वो रेस्ट, अगर आप पेशेंट को रेस्ट दे दो तो रेस्ट की वजह से जो है वो स्टेबल एंजाइना जो है वो ठीक हो जाता है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो घर चला जाएगा, वो क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। तो एंजाइना अच्छा, बुशरा बशीर कह रहे क्योंकि क्यों एंजाइना तो हार्ट पेन होती है तो वो ठीक हो जाती है। एंजाइना हार्ट पेन नहीं होती, इसलिए हम देखते हैं ना कि इसीलिए यहाँ पे जो अनस्टेबल वर्ड यूज हुआ है ना, उसका मतलब ये कि अनस्टेबल एंजाइना जो है ना, ये रेस्ट की वजह से या जो आपकी वो रेस्ट की वजह से ठीक नहीं होता, ठीक है, इसीलिए उसकी कंडीशन जो है वो आगे प्रोग्रेस करके एमआई में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड जो है वो अनस्टेबल एंजाइना यूज हुआ, ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट 7 सीज ऑफ क्रिटिकल केयर, ठीक है। नेक्स्ट 7 सीज ऑफ क्रिटिकल केयर है। 7 सीज में जो है वो कौन कौन से सीज आती है, ठीक है। 7 सीज जो है वो कंपैशन है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, कंसिडरेशन है, कंफर्ट है, केयरफुलनेस है और कंसिस्टेंसी एंड क्लोजर, ठीक है। तो 7 सीज ऑफ क्रिटिकल केयर, सबसे पहले आता है कंपैशन। कंपैशन क्या है? व्हाट इज कंपैशन? कंपैशन का मतलब है ना कि हम, हमारा कंसर्न होता है सफरिंग के लिए, मिसफॉर्चून के लिए, लेकिन अपनी मिसफॉर्चून, अपनी सफरिंग के लिए नहीं, दूसरों के लिए, ठीक है, जिसको हम सिंपैथिक पिटी भी कहते हैं, ठीक है। आपकी सिंपैथी होती है, आपकी फीलिंग्स होती है दूसरे के काम के साथ। तो सबसे पहले क्रिटिकल एरिया में जो है ना, आपका कंसर्न क्या होना चाहिए? दूसरों की सफरिंग। जो आपके पास पेशेंट्स पड़े हैं, जो आपके पास उनके अटेंडेंट्स आते हैं, वो सफर कर रही है, वो एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकल इलनेस से गुजर रहे हैं वो लोग, तो उनके साथ आपका कंसर्न जो है वो क्या होना चाहिए? आपका कंसर्न जो है ऑनेस्टली काम करना। कंपेशन का मतलब होता है ना कि दूसरों के सफरिंग जो है वो आपका कंसर्न बन जाता है, ठीक है। आप काम करते हो किस चीज के लिए? आपका कंसर्न क्या होता है? आपका फोकस क्या होता है कि दूसरा बंदा जो सफर कर रहा है, डिजीज से सफर कर रहा है, किसी प्रोसेस से, ठीक है, उसको मैं ठीक कर लूं, या उसका जो, उसकी जो सफरिंग है वो मैं कम कर लूं, मैं खत्म कर लूं, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंपैशनेट। क्या? कंपैशन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो यूज हुआ है कम्युनिकेशन का।
अब कम्युनिकेशन पेशेंट्स के साथ भी और कम्युनिकेशन फैमिली के साथ भी। फैमिली के साथ कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? फैमिली के साथ कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पेशेंट आता है ना, सिंपली मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ, सिंपल हम सोचे, अगर जब भी हम क्रिटिकल एरिया की बात करें ना, खुदा ना खास्ता अगर हमारी फैमिली में कोई बात करे कि फलाना बंदा जो है उसे आईसीयू शिफ्ट किया, उसे आईसीयू शिफ्ट कर दिया, आपके माइंड में क्या आएगा? हमारी माइंड में घंटी बजती है कि बंदा सीरियस है, एंड सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन हमारे माइंड में ये चीज आती है कि ये बंदा मरने वाला है, ये सीरियस है, ये मौत और जिंदगी के बीच जो है वो लड़ रहा है, डेथ और लाइफ की दरमियान में है ये बंदा। तो इसीलिए पेशेंट्स और फैमिली के साथ स्पेशली आईसीयूज के अंदर कम्युनिकेशन करना एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी पेशेंट की फैमिली को ये पता चलता है ना कि पेशेंट जो है वो आईसीयू चला गया, उनके ऊपर बर्डन आ जाता है, आईसीयू के खर्चे होते हैं, आईसीयू में जो है वो हमें अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है, हमें अंदर जाने नहीं देंगे, हम मिलेंगे नहीं, ठीक है, हम अपने पेशेंट्स के पास नहीं रह सकते। जाहिर बात है, क्योंकि आईसीयू के अंदर जो है वो पेशेंट की कंडीशन जो है वो कभी भी डायनामिक कंडीशन में पेशेंट होता है। पेशेंट तो हर किसी वार्ड में डायनामिक कंडीशन में होता है, हम अपनी जिंदगी में भी डायनामिक कंडीशन होते हैं, लेकिन स्पेशली आईसीयूज के अंदर, स्पेशली क्रिटिकल एरियाज के अंदर पेशेंट्स की कंडीशन जो है वो डायनामिक कंडीशन होती है। अब वो कभी भी उनकी कंडीशन जो है वो चेंज हो सकती है, कभी भी उनकी कंडीशन में जो है मैम सुरैया बुला रही है, उनको कहते हैं वो लेक्चर ले रहा है। उन्हें कहते हैं वो लेक्चर ले रहा है, अगर कोई इश्यू है तो नहीं, अगर कोई इश्यू है सॉरी स्टूडेंट्स, साथ साथ यहाँ बाइक काम भी देखने होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हो गया, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब कम्युनिकेशन पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो जब भी पेशेंट जो है वो आईसीयू में चला जाता है तो पेशेंट तो फैमिली के माइंड में ये आता है कि ये बंदा अब सीरियस है, ये खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हमें छोड़ के चला जाए, ठीक है। अब उस चीज को, उस एक टेंशन को या उस डर को खत्म करने के लिए आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखना है, इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने फॉल्स होप नहीं देनी, आपने फॉल्स होप नहीं देनी उन्हें, आपने झूठे वादे नहीं करने, आपने ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना है। जब भी पेशेंट आपके पास आईसीयू में आता है आपने बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, टाइम टू टाइम आपने उन्हें इन्फॉर्म करना है कि आप अब आपकी पेशेंट की कंडीशन ये जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कहना कि आप जो है वो आपका कोई दोस्त है और आप उसे कहो कि यार ये बंदा तो मेरा दोस्त है, मैं अगर इसे कहूँ कि आपके पेशेंट की हालत ख़राब है तो ये बंदा तो है वो और सफ़र हो जाएगा, ये इसे कुछ हो जाएगा, ये पागल हो जाएगा या जो भी है। लेकिन अगर आप उसे नहीं बताओगे ना, फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त है, खुदा ना खास्ता मेरी फैमिली का कोई बंदा जो है वो एडमिट है, ठीक है, और कोई दोस्त मुझे जो है वो कह रहा है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, और खुदा ना खास्ता उसे कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले मैंने अपने दोस्त को ही पकड़ लेना है कि भाई आप तो मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक है। तो इस जगह पे आपने फॉल्स होप नहीं देनी किसी को। आईसीयू एक ऐसी जगह है जहां पे आपने बिल्कुल, वैसे तो हर जगह पे बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, लेकिन आईसीयू में टू द पॉइंट इतना सा भी झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि आपके किसी छोटे से छोटे झूठ की वजह से भी अगर कोई बंदा गया तो उसके ऊपर, आपके ऊपर केस हो सकता है। वो यही कह सकता है कि आधे घंटे पहले, आधा घंटा पहले तो ये मुझे कह रहा था कि आपका पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो ये कह सकता है कि आधा घंटा पहले ये कह रहा था कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है, और आधे घंटे बाद जो ये मुझे कह रहा है कि पेशेंट की कंडीशन खराब हो गई और हो चला गया। ये नहीं है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो अचानक खराब हो जाए और अचानक जो है उसको कुछ हो जाए। लेकिन
आपने क्या करना है, अपने टाइम टू टाइम जो है वो फैमिली को इन्फॉर्म करना है, ताकि फैमिली जो है वो रेडी हो इस चीज के लिए, ठीक है, कि ये कंडीशन जो है वो मेरे पेशेंट की, अब मेरा पेशेंट जो है अब इस कंडीशन में, या मेरा पेशेंट जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, या मेरा पेशेंट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी कंडीशन जो है वो और बिगड़ रही है, उसकी कंडीशन जो है वो और खराब हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन हमने किस चीज को कंसिडर करना है, हमारा फोकस जो है वो पेशेंट्स के ऊपर होना चाहिए, उसके रिलेटिव्स के ऊपर होना चाहिए, और साथ साथ अपने कोलीग्स के ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आईसीयू जब आप काम करते हो, जाहिर बात है, अगर आप 1:1 रेशो भी है ना, अगर 1:1 पे रेशो भी है, फिर भी आपको जरूरत है अपनी कोलीग्स की, तो आपने केयरफुल रहना है, आपने उनके साथ जो है वो स्मूथली चलना है, पेशेंट्स के साथ भी। पेशेंट के साथ आप स्मूथली नहीं चलोगे तो पेशेंट जो है वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, आप कोई भी प्रोसीजर नहीं कर सकते, ठीक है। आप अगर पेशेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो प्रोसीजर तो दूर की बात, आप एक वाइटल साइन भी चेक नहीं कर सकते, आप पेशेंट के पास भी नहीं जा सकते। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कि वो कहते हैं कि मतलब प्लाना स्टाफ जो है वो मेरे पास नहीं आएगा, या सिर्फ प्लाना स्टाफ जो है वो मेरे पास आएगा, वो मेरा काम करेगा। तो आपने केयरफुली रहना, आपने स्मूथली रहना है पेशेंट्स के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ, और साथ साथ अपने कलीग्स के साथ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्लिक्ट जो है वो रेज ना हो। ओके, नेक्स्ट जो है वो कंफर्ट। अब कुछ पेशेंट्स के, अब हमने क्या करना है, पेशेंट जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमने उसे कंफर्ट में रखना है, पॉसिबल कंफर्ट में रखना है। अब ये नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते कि अगर पेशेंट जो है वो मतलब एक बहुत ट्रोमेटिक इंजरी के साथ आए और हम कहेंगे कि नहीं, ये जब तक यहाँ पे रहेगा ये बिल्कुल ठीक रहेगा, या जो है ये जब मेरी ड्यूटी में जो है इसे बिल्कुल पेन नहीं होगी, ऐसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपने पॉसिबल गोल्स जो है वो सेट करने, और पॉसिबल गोल्स जो है वो अचीव करने। तो हमने क्या करना है, हमने अपना जो है वो पॉसिबल ट्राई करना है, पॉसिबल कोशिश करना है कि उस जिस हद तक पॉसिबल है उस हद तक हम उस पेशेंट की इंजरी को, उस पेशेंट के पेन को, उस पेशेंट के डिस्कम्फर्ट को कम करें, और उसे हम कंफर्टेबल रखें। नेक्स्ट जो 5th सी है ना, वो है केयरफुलनेस। केयरफुलनेस कैसे है? आईसीयूज में हमेशा भाग दौड़ होती है, इधर से आवाज आ रही है, उधर से आवाज आ रही है, पेशेंट की कंडीशन खराब हो गई, इधर आओ, कभी इधर जाओ सीपीआर करो, कभी उधर जाओ कोई ट्यूब पास करो, कभी उधर जाओ पेशेंट की मेडिसिन करो, कभी उधर जाओ आप वो पोजीशन चेंज करो, कभी जाके आप वाइटल्स देखो, कभी जाके आप मेडिकेशन करो, कभी राउंड हो रहा है, कभी जो है आपके सीनियर आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल केयरफुल रहना है इस दौरान, चाहे आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो, चाहे आप राउंड करवा रहे हो, चाहे आप पेशेंट की पोजीशन चेंज कर रहे हो, आपने उसमें भी केयरफुल रहना है, ताकि पेशेंट को इंजरी ना हो। और सिर्फ पेशेंट को नहीं, सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद भी केयरफुल रहना है। जिस तरह आजकल के हालात चल रहे हैं, कोरोना है या ठीक है कोरोना, अब पॉसिबल नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन जो है वो सस्पेक्टेड है, कौन जो है वो इन्फेक्टेड है। हालांकि हमें खुद भी नहीं पता कि हम खुद इन्फेक्टेड है कि क्या है, ये भी हो सकता है। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। लाइबा का क्वेश्चन है कि सर क्रिटिकल यूनिट में तो एक पेशेंट एक ही स्टाफ को मिलता है ना, एक पेशेंट एक स्टाफ को मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और हमजा, हम दोनों एक यूनिट में काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास भी पेशेंट है, उसके पास भी पेशेंट है, मेरा अलग पेशेंट है, उसका अलग पेशेंट है, 1:1 है, ठीक है। मैं अपने पेशेंट की पोजीशनिंग चेंज कर रहा हूं, मैं अकेले कर सकता हूं? नहीं कर सकता, मैं हमजा से हेल्प मांगूंगा। अगर हमजा अपनी पेशेंट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हमजा मुझसे हेल्प मांगेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे पेशेंट की कंडीशन खराब हो गई है, 3-4 ड्रग्स एक टाइम पे चलानी है मैंने,
वो 3-4 ड्रग्स बनाना मेरे लिए अकेले बहुत मुश्किल है। तो मैं हमजा से हेल्प लूंगा, हमजा प्लीज आ जाए और मेरे साथ ये थोड़ा सा हेल्प कर रहा है। इसी तरह वो मुझसे हेल्प लेगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जब भी आपने अगर शायद आपने सीपीआर को कोई सीपीआर आपके आप कभी भी आपके सामने कभी किसी पेशेंट का सीपीआर हुआ है? कभी भी कहीं सीपीआर होते हुए देखा है आप लोगों ने? लाइव आपने देखा है? ठीक है, सीपीआर के कितने लोग होते हैं वो उसमें? चलिए कुछ लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो एक बंदा सीपीआर नहीं कर सकता, ठीक है। एटलीस्ट 2-3 बंदे होने चाहिए सीपीआर के लिए। सिर्फ कॉम्प्रेशंस के लिए 2 बंदे होने चाहिए। एक बंदा इधर कॉम्प्रेशंस करेगा, वो थक जाता है, ठीक है, वो स्विच कर देता है। हम जब कॉम्प्रेशंस करते हैं ना, अब जब भी कॉम्प्रेशंस देते हैं पेशेंट्स को, तो साथ साथ हम क्या कहते हैं? साथ साथ हम ये कहते हैं कि स्विच, नेक्स्ट बंदा आ जाता है। क्योंकि देखने में सीपीआर करना बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप खुद सीपीआर करते हो तब पता चलता है। यस सर, कोड ब्लू में देखा है आईसीयू में, वही है सीपीआर, वही होता है कोड ब्लू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखने में सीपीआर करना बहुत ही इजी लगता है, लेकिन सीपीआर जब आप खुद करते हो ना, बहुत मुश्किल काम है, बंदा बहुत जल्दी थक जाता है, ठीक है। तो सिर्फ कंप्रेशंस के लिए हम 2 या 3 बंदे रखते हैं। एक बंदा जो है वो एम्बोबेग हाथ में पकड़ के रखता है, एक बंदा जो है वो ड्रग्स बनाता है, एक बंदा जो है वो ड्रग्स लगाता है, ठीक है। तो 4-5 बंदे लगते हैं फिर उसके लिए। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सके कि सिर्फ एक बंदे, वो जाहिरी बात है, 1:1 हमारा आईसीयू के अंदर रेशियो होता है, एक पेशेंट के लिए एक स्टाफ। लेकिन हमें साथ साथ काम करना पड़ता है, साथ साथ हमें हेल्प करना पड़ता है, हमें हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी। केयर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी किस तरह होनी चाहिए? एनीवन? कंसिस्टेंसी किस तरह होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए ना कि सुबह जाके आपने कंप्लीट प्लानिंग करनी है। सुबह फॉर एग्जांपल मैं वार्ड में गया हूँ, ठीक है, 8 बजे मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। मैंने ओवर लिया, बैठ के मैंने सबसे पहले मैंने पेशेंट देखा, ठीक है। पेशेंट के बाद मैंने पूरी फाइल पढ़ी है, ठीक है, साथ साथ सारी चीज़ें देखी है। अब मैंने कंसिस्टेंट रहना है अपनी ड्यूटी के अंदर। कंसिस्टेंट रहने में के लिए मैंने क्या करना है, मैंने सारी चीज़ें जो वो कैटेगराइज करनी है, ठीक है। मैंने सुबह ये करना है, उसके बाद मैंने ये करना है, उसके बाद मैंने ये करना है, ताकि जब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा अपने काम के अंदर, जब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा अपनी ड्यूटी में, तो कोई भी काम जो है वो स्किप नहीं होगा, पेशेंट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं पेशेंट के सारे काम जो है उसे टाइम कर लूँगा, ठीक है। तो आपने अपनी केयर में कंसिस्टेंट रहना है। नेक्स्ट जो है वो क्लोजर है, एथिक्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एथिकल इश्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा एथिकल इश्यूज आते हैं मेडिकल एरिया के अंदर। सबसे पहला जो एक इशू आता है वो ये है कि जब आप पेशेंट लेते हो ना, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पेशेंट्स हैं, आपको कॉल आई है कि इमरजेंसी में 2 पेशेंट्स आए हैं, दोनों क्रिटिकल हैं और दोनों हम आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ आपके पास बेड एक है। सबसे फर्स्ट एथिकल इशू जो है वो एलोकेशन, आप बेड आए हैं यहाँ पे आपकी, अब आप प्रॉब्लम ये है कि आपने किसको बेड देना है, तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है। एथिकल इश्यूज जब आपके पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट जब आपके पास वार्ड में है, उसमें भी काफ़ी सारी एथिकल इश्यूज आते हैं। फिर जब आप मेडिसिन लगा रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, देखो जब हम किसी को एक ट्यूब पास कर लेते हैं ना, एनजी ट्यूब है, उसमें भी आपने देखना है कि क्या कोई और तरीका नहीं है कि मैं ट्यूब पास कर रहा हूँ, क्योंकि उस ट्यूब से भी उस बंदे को जो है वो आप तकलीफ दे रहे हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना। फिर उसके बाद क्लोजर की तरफ अगर आते हैं, पेशेंट की डेथ हो गई है फॉर एग्जांपल,
ठीक है, तो उसमें आपके एथिकल इश्यूज क्या कह रहे हैं, आपने किस तरह फैमिली को इन्फॉर्म करना है, आपने उनकी विजिटेशन आवर्स किस तरह रखनी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं ना मोस्टली कि जब भी पेशेंट जो है वो लास्ट कंडीशन पे आता है ना, तो आईसीयू में मोस्टली ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, इनकी फैमिली को इनसे मिलने दें। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा कल्चरल बिलीव्स का, कल्चरल वैल्यूज़ का आपने ख्याल रखना है, उनकी एथिकल वैल्यूज़ का आपने ख्याल रखना है। उन्हें पेशेंट से मिलने दें, क्योंकि उनकी वो लास्ट कंडीशन पे पेशेंट होते हैं। उन्हें मिलने दें, उन्हें बात करने दें, उन्हें बैठने दें वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर पेशेंट की डेथ हो गई है तो आपने किस तरह फैमिली को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट की डेथ हो गई है। तो आप तभी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हो अगर आप अपने केयर के दौरान जो है ऑनेस्ट रहे हो, आप उनके साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन पहले से कर रहे हो। अगर पहले से आप उन्हें जो है वो फॉल्स होप दे रहे हो, पहले से आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, और अचानक आप उन्हें कहते हो कि आपके पेशेंट की डेथ हो गई है, तो आपका आपकी बुरी हालत करेगा, वहां पे लड़ाई हो जाएगी, कोर्ट ग्रे होगा। वैसे भी हम अगर खुद भी सोचे ना तो ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, हम अपने आप पे ये बात अगर ये बात हम पे आए, खुदा ना खास्ता, ठीक है, हम खुद सोचे कि अगर कोई हमें इस तरह अचानक कहे कि मतलब आप जो है वो आपका फैमिली मेम्बर कोई भी मतलब आपको नहीं रहा, तो हम खुद क्या करेंगे, हमारा क्या रिएक्शन होगा। तो इसीलिए ये कहते हैं कि क्रिटिकल एरिया के अंदर आपने पेशेंट और फैमिली, स्पेशली फैमिली के साथ जो है वो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करनी है। आपने रियल टाइम मेजरमेंट उन्हें बताना है, आपने सारी चीज़ों से उन्हें इन्फॉर्म करके रखना है कि अब आपकी पेशेंट की कंडीशन जो है वो ये जा रही है, ताकि वो उनका माइंड जो है वो रेडी हो, वो मेंटली वो प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए कि हाँ मेरे पेशेंट की कंडीशन जो है वो ख़राब हो रही है, वो डिटोरिएट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब हम ये पढ़ रहे थे कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है या क्रिटिकल केयर क्या है। ठीक है, अब क्रिटिकल केयर नर्स कौन होता है, या आप किसी भी स्टाफ को पकड़ के आईसीयू में डाल लोगे कि ठीक है जाओ और आईसीयू में काम कर लो, क्या वो आईसीयू में काम कर लेगा? नहीं कर सकता। तो क्रिटिकल केयर के लिए सबसे पहली बात है कि लाइसेंस प्रोफेशनल नर्स होना चाहिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्यूटली और क्रिटिकली इल पेशेंट्स को डील करने। उसने क्या करना है, उसने जाके क्रिटिकली इल पेशेंट्स को डील करना है, उनकी फैमिली को डील करना है, उनको ऑप्टिमल केयर देना है। ठीक है, तो क्रिटिकली केयर नर्स जो है वो हमेशा हमेशा जो है वो लाइसेंस प्रोफेशनल नर्स होना चाहिए, या जो है वो आईसीयू स्पेशलाइज होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जाके क्रिटिकली इल पेशेंट्स को डील करें, उनकी फैमिली को डील करें, पेशेंट जो है उससे कॉम्प्रोमाइज ना हो, पेशेंट की केयर कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्रिटिकली केयर यूनिट क्या है? कोई भी, फॉर एग्जांपल हम किसी भी वार्ड को क्रिटिकल केयर यूनिट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्रिटिकल केयर यूनिट हमेशा जो है वो स्पेशली डिज़ाइन यूनिट होता है, स्पेशली इक्विप्ड यूनिट होता है। और तीन चार बातें, एक तो स्पेशली डिज़ाइन होता है। स्पेशली डिज़ाइन क्यों? उसमें आइसोलेशन रूम बनाए जाते हैं, नेगेटिव रूम्स बनाए जाते हैं, नेगेटिव प्रेशर रूम बनाए जाते हैं। स्पेशली इक्विप्ड होना चाहिए, आपके पास वहाँ पे वेंटिलेटर्स होते हैं, आपके पास वहाँ पे डिफरेंट मोनिटर्स होते हैं। इसके अलावा स्टाफ बाय स्किल पर्सनल, आपके पास वहाँ पे जो स्टाफ होता है ना वो स्किल्ड होना चाहिए उस काम में, आईसीयू में स्किल्ड होना चाहिए। स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो वो मॉनिटर को चला सके, वो डिफरेंट इक्विपमेंट को चला सके, डिफरेंट जो है वो वेंट्स को वो ऑपरेट कर सके। ठीक है, और जब ये तीन चीजें आपके पास होगी तो आप जो है वो पेशेंट को सेफ और इफेक्टिव केयर दोगे, जो हमारे पास आती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के साथ। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? काफी टाइम है।
5 मिनट में अटेंडेंस लगा सकता हूँ। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो बस अभी पढ़ा क्या, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो सिवियरली इल पेशेंट्स होते थे वो नर्सिंग स्टेशन के पास उन्हें रखा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 1923 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने एक स्पेशल केयर यूनिट बनाया न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो स्पेशल केयर यूनिट्स और स्पेशल केयर और स्पेशल केयर नर्स, ये सारी चीज़ें जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया और ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। बस लास्ट स्लाइड है, ठीक है, ख़त्म है। अब अगर हम लेवल्स को देख लें, आईसीयू को हमने किस तरह क्लासिफाई किया है, तो आईसीयू को हमने 3 लेवल्स के अंदर क्लासिफाई किया है, लेवल 1, 2, 3। लेवल 1 आईसीयू जो है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जो हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा एचडीयूज, ये मेल मेडिकल में भी है, फीमेल मेडिकल में भी है, एचडीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट। हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है ये लेवल 1 आईसीयू है, क्योंकि इसमें हम क्लोजली पेशेंट को मॉनिटर करते हैं, हम पेशेंट को रिससिटेट करते हैं, लेकिन इसमें हम शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन देते हैं। 24 आवर्स से कम अगर वेंटिलेशन की जरूरत हो तो हम पेशेंट को एचडीयू में रखते हैं। फिर अगर 24 आवर्स से ज्यादा वेंटिलेशन या ज्यादा रिससिटेशन की जरूरत हो तो हम पेशेंट को फिर लेवल 2 आईसीयू में रखते हैं, जो कि जनरल हॉस्पिटल के अंदर आईसीयूज होते हैं। उसमें जो है वो प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं हम। रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, वहाँ पे पैथोलॉजी लैब और रेडियोलॉजी का एक्सेस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं लेवल 3 आईसीयूज, जो कि मेजर टर्शरी हॉस्पिटल्स के अंदर होती है, जिस तरह शालामार हो गया, अशोका खान में, मियो हॉस्पिटल है, जिनको हम रेफरल हॉस्पिटल कहते हैं। ये जो जनरल हॉस्पिटल से अगर कोई काम नहीं हो रहा या वहाँ पे पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है तो वो क्या कहते हैं कि आप टर्शरी हॉस्पिटल चले जाओ, या आप उनको रेफर करते हैं टर्शरी हॉस्पिटल्स के अंदर। क्योंकि टर्शरी हॉस्पिटल्स के अंदर या टर्शरी हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी भी आईसीयूज है ना, उनके अंदर हर किस्म का केयर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इन्हें हम कहेंगे लेवल 3 आईसीयूज। नेक्स्ट फिर आता है रेशो की बात। वो ऑलरेडी हमने काफी डिस्कस किया कि रेशो जो है वो 1:1 होना चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास पेशेंट्स कैसे पड़े हैं। अगर पेशेंट्स जो है वो स्टेबल पड़े हैं तो आप 1:2 भी कर सकते हो, 2 पेशेंट्स पे 1 नर्स भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है वो हम 1:1 रखते हैं आईसीयू के अंदर, और बैकअप पे अपने पास जो है वो 1-2 बंदे भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा यूनिट है, ठीक है, मेरे यूनिट में मेरे पास 4 पेशेंट्स हैं, तो स्टाफ मेरे पास 4 की बजाय 5 होने चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना वास्ता कोई और पेशेंट आता है तो मेरे पास एक बैकअप में एक बंदा होना चाहिए जो उस न्यू पेशेंट को डील कर सके, ठीक है। लास्ट स्लाइड है, मैंने यही कहा था कि लास्ट स्लाइड है, ठीक है।
आप लोग को अभी तक पता नहीं चला? 6-7 महीने मैंने पढ़ाया आप लोगों को लास्ट स्लाइड क्या होता है। ठीक है, मजाक करो, अब लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है। तो सच वाली लास्ट स्लाइड, बिल्कुल। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। इतने जल्दी अटेंडेंस लग गई है आप लोगों की, आप लोग टेंशन ना लो अटेंडेंस की, ठीक है। सबको अटेंडेंस की पड़ी है, मेरे ख्याल में सिर्फ अटेंडेंस लगाने आते हो। तो सारे प्रेजेंट शुरू में लास्ट पॉइंट बता दो। The number of trained nurses should be also worked out by the type of ICU, the workload and work statistic of the type of patient load. ये मैंने आपको बताया ना कि जो हम रेशो सेट करते हैं पेशेंट्स का 1:1 है या 1:2 है, ठीक है, ये हम डिपेंड करता है कि आपके पास आईसीयू का टाइप कौन सा है, लेवल 1 आईसीयू है, लेवल 2 आईसीयू है या लेवल 3 आईसीयू है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये कि उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो वर्कलोड है, ठीक है, वहां पे काम कितना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो वर्क स्टैटिस्टिक है। क्वेश्चन पूछा है किसी ने, क्वेश्चन का जवाब दे दूं मैं, बस ठीक है। नेक्स्ट जो है वो वर्कलोड पे डिपेंड करता है, वर्क स्टेशन पे, वर्क स्टैटिस्टिक पे डिपेंड करता है, और आपके पास जो पेशेंट्स पड़े उन पेशेंट्स की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है तो आप एक पेशेंट से ज्यादा नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपके पास स्टेबल पेशेंट है तो आप 2 पेशेंट्स इजिली देख सकते हो, ठीक है। उस्मा क्लियर है अब? जवाब देने भी नहीं दे रहे। एक तो इस पे अटेंडेंस लगाना मुझे मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। फाइनल ईयर का लेक्चर है आपका? हाँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ फाइनल ईयर की बात है। सब क्या है? वैसे तो शुरू में अटेंडेंस हो ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादा अच्छा है ना?
मैं अपने लैपटॉप पे इस तरह अटेंडेंस लगाता हूँ ना, टच करके। इसमें मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या करूँ? ये आ गया सर, मैं प्रेजेंट हूँ, ठीक है, मुझे पता है। उसका तो नाम ही ठीक है, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। डिस्कनेक्ट करके तो 3 मिनट मेरा डिस्कनेक्ट है ना? डिस्कनेक्टेड